हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है 2019 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो है तृतीय प्रश्न पत्र है, यानी थर्ड पेपर है विज्ञान। अगर इसमें बात करें तो जो है ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, और इसमें आपको समय मिलता है 1 घंटा। और पूर्णांक की बात करें तो जो है 25 नंबर का ये पूर्णांक होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपका 5 नंबर पूछा जाता है। और उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्न जो है ये 25 शब्दों में लिखना होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 75 शब्दों में। तो इसके पहले का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं, 2016 2017 का पेपर जो है नहीं देखे हैं, तो जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है फर्स्ट, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट में दिया है कि पित्त रस बनता है, अमाशय में बनता है, ग्रहाणी में बनता है, या छोटी आंत में बनता है, या यकृत में बनता है। तो पित्त रस की बात करें तो पित्त रस जो बनता है ये यकृत में बनता है। ठीक है। पित्त रस जो है यकृत में बनता है, और संग्रहित कहाँ पे होता है, मतलब इकट्ठा कहाँ पर होता है, संग्रहित। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, संग्रहित पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में। और यह जो है वसा के पाचन में, ये पित्त रस जो होता है ये वसा के पाचन में जो है सहायक होता है। तो इस प्रकार से पित्त रस कहाँ बनता है, पित्त रस जो है यकृत में बनता है, लेकिन संग्रहित आपके एग्जाम में पूछ ले तो जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है, लेकिन ये वसा के जो है पाचन में सहायता करता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर दिया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण लिखिए। सरवता हो गया, ऊंची हो गया, या बोझ हो गया, या 1 मिनट, यहाँ पे बोझ हो गया, कूड़ा उठाने वाला मशीन जो होता है, या चिमटा हो गया। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि जो आयास होता है आपका, आयास ये जो है ये बीच में होता है। ठीक है। 2017 के पेपर में हमने इसको जो है विस्तार से बताया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चिमटा इसमें जो होता है, चिमटा इसका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत जो है आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी गैस निकलती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग ये देखिए कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, और उसके बाद में वहां से हम लोग देखेंगे कि कौन सा गैस निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हम लोगों से जो है लेता है, और उसके बाद में जल के साथ अपक्रिया करके, और सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल क्लोरोफिल की सहायता से जो है ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। और उसके बाद में ये ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है। यहाँ पे अगर समीकरण संतुलन करना चाहें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, CO2। अब यहाँ पे जो है समीकरण आपका संतुलन हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पे देख सकते हैं O2 गैस निकलती है, जो कि मानव के लिए जो है सहायक होती है। और मानव क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम जल की बात करें, ये जल जो है पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा मिट्टी से जो है जल प्राप्त करते हैं ये। और उसके बाद में अगर सूर्य प्रकाश देखें तो यह जो है ऊर्जा का स्रोत होता है, जो क्लोरोफिल द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत होता है, क्लोरोफिल द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। ठीक है। और ये जो है शर्करा होता है, उत्पादित ये शर्करा है, जो पौधों के ऊर्जा स्रोत और भंडारण के रूप में जो है ये ग्लूकोज कार्य करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब हम 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, जो समस्थानिक होता है कोई भी तत्व हो गया वो समस्थानिक क्या होते हैं।
परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, या परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती है, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जो है दोनों समान होती है। तो अगर हम समस्थानिक की बात करें तो परमाणु संख्या इसमें समान होती है। इसमें जो है परमाणु संख्या जो Z का मान होता है, इसमें जो है परमाणु जो संख्या होती है यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है ये जो है समान नहीं होता है, ये अलग-अलग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो हाइड्रोजन होता है आपका, इसमें होता है प्रोटियम। अगर एग्जाम्पल पूछ ले प्रोटियम, उसके बाद में होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और उसके बाद में होगा ट्राइटियम। ठीक है? तो ये जो है जो 3 ये होते हैं, ये हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक होते हैं। अब यहाँ पे कौन-सा है कि जो है परमाणु संख्या जो है समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, ये इस पे अप्लाई होता है। तो इस प्रकार से ये आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि 5 नंबर दिया है कि चंद्रमा क्या है? जो चंद्रमा है आपका क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है? तो चंद्रमा जो है एक प्रकार का उपग्रह है, जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रह मतलब आपका जो पृथ्वी होता है, इसके चारों ओर चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है। ठीक है? और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसे जो है ये एक उपग्रह है। ये इसको अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह के जो पृथ्वी का जो है परिक्रमा करता है, ठीक है? और अगर हम बात करें, चंद्रमा का अपना कोई जो है प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, या सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करता है, इसीलिए जो है चंद्रमा रात में जो है चमकता है। उसके बाद में यहाँ पे अतिलग उत्तरीय प्रश्न अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, और इसकी कमी से जो है इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और उसके बाद में अगर बात करें इसकी कमी से जो है रिकेटस, ये बच्चों में अक्सर पाया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में पाया जाता है। और हड्डियां जो है इससे कमजोर हो जाती है इसकी कमी के कारण, जैसे समस्याएं उत्पन्न होती है। यह विटामिन हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत रखने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद में 7 नंबर की हम बात करें तो 7 नंबर में दिया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसकी उपयोगिता बताइए। तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और इसका उपयोग जो है बेकिंग सोडा में और बेकिंग में और उसके बाद में सफाई में और पेट की अम्लता को जो है कम करने के लिए और घरेलू उत्पादन में किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग। उसके बाद में 8 नंबर दिया है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसको आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक होता है KEDA, कीड़ा। ठीक है? ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और उसके बाद में बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं के ई डी ये, ठीक है? यानी KED ये वसा में जो है घुलनशील विटामिन होता है, यानी कीड़ा जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद में 9 नंबर की बात करते हैं, यानी घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है। जब घड़ी में चाबी भरते हैं तो इस ये स्प्रिंग में जो है जो ऊर्जा निहित होती है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो है निहित होती है, और उसके बाद में जब स्प्रिंग खुलता है तो वही इस स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में जो है बदल जाती है। उसके बाद में 10 नंबर की हम बात करें तो कशेरुकी प्रणालियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो कशेरुकी प्रणालियाँ होते हैं उसमें उत्सर्जी मुख्य अंग जो होता है ये गुर्दा या किडनी होता है, ठीक है? इसके अलावा त्वचा, फेफड़े और यकृत भी जो है उत्सर्जी में सहायक होते हैं। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो कार किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो कार जो W होता है F इंटू डी होता है, ठीक है? जब किसी वस्तु पर जो है बल लगाकर उसमें विस्थापित किया जाता है, यानी कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे है उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी उस पे जो है माना जाता है कि कार्य हुआ है।
किसी के द्वारा उस वस्तु पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो है बल लगाकर उसकी विस्थापन किया जाता है उसको वस्तु को, तो उसको जो है हम मानते हैं कि इस पे कार्य हुआ है। ये विस्थापन हो गया और ये बल लगाते हैं, ठीक है? अगर इसका एसआई मात्रक देखें तो इसका एसआई मात्रक जो है जूल होता है। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में दिया है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? जो माइटोकांड्रिया होता है उसको कोशिका का यानी सेल का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में जो है ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र होता है। यह जो है ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र होता है कौन? माइटोकांड्रिया। और यह कोशिका श्वसन में जो है माध्यम से ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसको जो है एटीपी एटीपी यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित करता है जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। और एटीपी का उपयोग जो है विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे मांसपेशियों की क्रिया और प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण से जो है माइटोकांड्रिया को जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है और माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह माना जाता है। उसके बाद में हम 13 नंबर की बात करें, यहाँ पे है ये भास्मिक है। ये भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है? तो भास्मिक ऑक्साइड वह ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो है अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं, लवण या जल बनाते हैं, ठीक है? यह यौगिक ना तो पूरी तरह से अम्लीय होता है और ना ही पूरी तरह से जो है ये क्षारीय होता है, बल्कि दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। जो भास्मिक ऑक्साइड होता है इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अम्लीय और क्षारीय होते हैं। यानी कंप्लीटली जो है ये ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो होता है ये भास्मिक ऑक्साइड होता है। वह अम्लीय वातावरण में बेस की तरह, अगर अम्लीय वातावरण है तो इसमें जो है क्षार की तरह और क्षारीय वातावरण है तो इसमें जो है अम्ल की तरह ये कार्य करते हैं। 14 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि फसल चक्र जो होता है क्रॉप साइकिल से आप क्या लाभ होता है, ठीक है? तो फसल चक्र से जो है मिट्टी की उर्वरता जो है वो बनी रहती है और खेत में जो पोषक तत्वों का संतुलन भी बना रहता है और इससे मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा में जो है वृद्धि होती है और कीट तथा बीमारियों का जो है प्रकोप जो होता है ये कम हो जाता है, ठीक है? यह मृदा अपरदन को भी रोकने में मदद करता है और फसल चक्र से जल का प्रभावी उपयोग होता है और फसल उत्पादन में जो है वृद्धि होती है इससे फसल चक्र के द्वारा। यह टिकाऊ कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो फसल चक्र जो होता है ये इसका अलग-अलग साइकिल होता है कि कब क्या जो है बोया जाना चाहिए। उसके बाद में 15 नंबर में दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? यानी नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है और इसका उपयोग क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो परमाणु नाभिक के विभाजन या संलयन, ठीक है? परमाणु नाभिक के विभाजन या संलयन से उत्पन्न होती हैं। परमाणु विखंडन के दौरान भारी तत्वों जैसे यूरेनियम या प्लेटोनियम, ठीक है, के नाभिक विभाजन होते हैं जिससे बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पे किया जाता है? बिजली उत्पादन में किया जाता है और चिकित्सा में कैंसर के उपचार में किया जाता है और अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से जो है बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है? नाभिकीय ऊर्जा से जो है बिजली उत्पन्न की जाती है जो कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक कुशल और कम प्रदूषणकारी होता है। इससे जो है कम प्रदूषण होता है। उसके बाद में हम लोग जो है ये वीडियो का लास्ट यहाँ पे अभी 1-2 क्वेश्चन होगा। ये 16 नंबर दिया है कि संतुलित आहार से क्या तात्पर्य होता है? हमें संतुलित आहार जो है क्यों लेना चाहिए? तो संतुलित आहार जो है उसे कहते हैं जो सभी आवश्यक पोषक तत्व जो पाए जाते हैं जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज, जल और उचित मात्रा में जो है इन सभी पोषक तत्वों का जो है रेशियो पाया जाता है। तो संतुलित आहार जो है शरीर को ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा, विकास के लिए प्रोटीन और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जो है विटामिन और खनिज जो है मिलते हैं।
यह हमें स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं और शरीर के सभी अंगों को जो है सही तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। और संतुलित आहार जो है स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में यहाँ पे प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए जो है क्या-क्या उपाय करने चाहिए, तो हम लोग 10 उपाय देखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। ठीक है? 10 उपाय है तो अगर 4 उपाय आपको मालूम है तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। यानी जो स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मार्गदर्शक ले और एक आपातकालीन योजना बनाएँ कि जब जो है कोई भी आपातकालीन उपस्थिति यानी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें जो है योजना पहले से बना रहे कि करना क्या है। उसके बाद में आपातकालीन किट तैयार करना जैसे हो गया टॉर्च, रेडियो, बैटरी और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, सूखा भोजन और पानी जैसे जो है आवश्यक सामग्री रखें। उसके बाद में है समय पर जो है चेतावनी प्रणाली का पालन करें। जैसे हो गया समाचार, रेडियो और मोबाइल के अलर्ट के माध्यम से जो मौसम और आपदा की जानकारी प्राप्त होती है, वो समय से जो है जो चेतावनी दी जाती है उसको जो है समय से प्राप्त करें और मजबूत निर्माण करें। जैसे मजबूत निर्माण जैसे भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना, बाढ़ रोधी संरचना और तूफान रोधी छतों का जो है निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में है निकासी मार्ग सुनिश्चित करें। यानी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जो है पहुँचने के लिए मार्ग तो जो है तैयार रखें। और उसके बाद में है पेड़ों और संरचनाओं को जो है सुरक्षित रखें, पेड़ों की छटाई करें, ठीक है? पेड़ों की जो है छटाई करना चाहिए जिससे कोई भी मतलब प्राकृतिक आपदा आए तो उससे जो है राहत मिला रहे। और कमजोर संरचनाओं को जो है मजबूत करें ताकि हवा व भूकंप के नुकसान से जो है बच सके। प्राथमिक चिकित्सा और बचाव प्रशिक्षण लें और उसके बाद में समुदाय जागरूकता अभियान चलाएं, समुदाय में स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन की जानकारी दें और उसके बाद में बीमा करवाएं यानी घर, वाहन और संपत्तियों के आपदा बीमा लें ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। पर्यावरण संरक्षण यानी वनों की कटाई को रोकें और जल का संरक्षण करें और प्राकृतिक जो संसाधन होता है उसका संतुलित उपयोग करें। यहाँ भी जहाँ पर उपयोग करने लायक है उतना ही उपयोग करें ताकि पर्यावरण को जो है संतुलित बनाए रखें। उसके बाद में होता है ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक पेशी में क्या अंतर होता है, ठीक है? ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो सबसे पहले जानिए कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। ऐच्छिक क्रिया वह होती है जो हमारे अनुसार काम करती है और अनैच्छिक क्रिया होती है जो ऑटोमेटिक काम करती है, ठीक है? तो जैसे छींक आना जो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक ऐच्छिक पेशियों में पेशियाँ होती है जिसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो है स्वैच्छिक रूप से किया जाता है, ठीक है? मस्तिष्क के द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया और चेहरे की पेशियाँ हो गई, ये सब हमारे ऐच्छिक रूप में यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो है स्वैच्छिक रूप से किया जाता है। इन पेशियों को हम अपनी इच्छा से जो है हिला सकते हैं। अगर अनैच्छिक पेशियों के बारे में बात करें तो जिनका नियंत्रण हमारी इच्छा में नहीं होता है, यानी मस्तिष्क के द्वारा इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, तो इसे अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ आंतरिक अंगों जैसे कि दिल हो गया, हाथ होंगे में पाई जाती है और इनका कार्य जो है स्वतः होता रहता है, ठीक है? हमारे अनुसार ये कार्य नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना वो धड़कता रहता है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएँ हो गई, जैसे दिल की धड़कन हो गया और पाचन क्रिया, ये जो है ऑटोमेटिक होती रहती है। लेकिन ऐच्छिक क्रिया होती है जैसे हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना और चेहरे की पेशियाँ, ये सभी जो है हमारे अनुसार जो है मस्तिष्क के अनुसार यानी स्वैच्छिक रूप से जो है हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है 2019 का जो है पेपर कंप्लीट किया और इसके अलावा आप लोग पेपर देखना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है, जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जो है आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे का प्रश्न पत्र देखेंगे 2022 का और उसके बाद में 2023 का प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।